दूर कहीं पहाड़ों में एक घना जंगल था। उस जंगल के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन पर कभी नहीं गिरती थी और दिन के समय में भी उस जंगल के अंदर अंधेरा ही होता था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था जिसके अंदर एक डायन रहती थी। लोग उसे जंगली डायन के नाम से जानते थे। उसका डर जंगल के चारों तरफ फैला हुआ था। वो डायन इतनी खतरनाक थी कि जंगली जानवर भी उसकी आहट से दूर भागते थे। जंगल के बाहर एक झोपड़ी थी जहां नमन उसकी बीमार माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मुझे जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लानी ही होगी। नहीं, तू उस जंगल में कभी नहीं जाएगा। उस जंगली डायन की वजह से मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा। और मैं अगर नहीं गया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस जंगल की तरफ देखोगे भी नहीं। अब जाओ, रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। नमन हताश होकर बाहर आया और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी लाने निकल पड़ा। वो घर से थोड़ी दूर आया और एक जगह लकड़ी काटने लगा। इतने में नमन को माँ के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, हर बार माँ कसम देकर रोक लेती है, लेकिन इस बार नहीं। आज तो मैं दवाई लेकर ही आऊंगा। नमन ने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ के घर की तरफ आया। घर के अंदर झांक कर देखा तो माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसने धीरे से एक मशाल उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। नमन जंगल की सीमा पर पहुंच गया। दोपहर का समय था और जंगल के बाहर कड़ी धूप थी, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा था कि मानो रात हो। नमन ने जंगल में जाने से पहले मशाल जलाई और कुल्हाड़ी और मशाल लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। नमन जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सूरज की रोशनी कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी का दिखना बंद हो गया और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो जंगल बिल्कुल शांत था कि मानो उस जंगली डायन से डर कर चुप बैठा हो। थोड़ी दूर आने पर नमन को इंसान और जानवरों के कंकाल दिखाई देने लगे। वो डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। नमन ने बड़ी हिम्मत करके उस घने पेड़ की तरफ देखा। वो बरगद इतना शांत और डरावना था कि सच में एक जंगली डायन की तरह दिख रहा था। वो बिना आवाज किए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच ही गया। उसने मशाल एक पत्थर पर रखी और जड़ी बूटी तोड़ने लगा। उसने बहुत सारी जड़ी बूटी ली और मशाल उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर एक लकड़ी पर गिरा और वो लकड़ी टूट गई। उस लकड़ी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। नमन डर गया। उसने जड़ी बूटी कमर से बांधी और मशाल लेकर तेजी से चलने लगा। उसके पैरों की आवाज अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। नमन फिर से उस बरगद के पेड़ के नजदीक आया और उसने देखा कि कंकालों की संख्या बढ़ चुकी है। वो भागने लगा और भागते भागते उसका पैर एक कंकाल पर गिरा। उसकी इतनी जोर से आवाज हुई कि सारे पंछी शोर करने लगे। डर के मारे नमन के पैर वहीं जम गए। शांत दिखने वाला वो बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा।
उसकी टहनियां बड़ी होने लगी। वो सब देखकर नमन वहां से भागने लगा, पर एक टहनी ने उसे रोक लिया और उठाकर उसे अपने पंजे में जकड़ लिया। अब उस बरगद को चीरकर एक जंगली डायन बाहर निकलने लगी। वो उस पेड़ जितनी लंबी और दिखने में बेहद भयानक थी। नमन वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ 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 मुझे। इस अंधेरे जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज बहुत दिनों के बाद इंसान खाने को मिलेगा। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें खाने के बाद मैं उसे भी खा जाऊंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। डायन ने नीचे पड़ा हुआ एक कंकाल हवा में उठाया और उसकी हड्डियां अलग कर दी। वो हड्डियां नुकीले हथियारों में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करते ही नमन के पूरे शरीर में घुस गई। नमन एक झटके में मर गया। डायन ने उसे टहनी से आजाद कर दिया और नमन की लाश वहीं हवा में खड़ी रही। डायन ने फिर से इशारा किया और वो सारी हड्डियां नमन के शरीर से निकलकर फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरे शरीर से खून बहने लगा। डायन फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उतने में एक टहनी आई और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन को डायन के करीब लेकर आई। डायन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला और टहनी ने नमन को मुंह के अंदर फेंक दिया। डायन नमन को चबाने लगी और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लगी। बाद में नमन की सारी हड्डियां बाहर थूक दी। मजा आ गया। बड़ा मीठा इंसान था। वाह, चलो अब इसकी माँ को खाया जाए। जंगल के बाहर रात हो गई थी और नमन की माँ घर में नमन का इंतजार करते करते थक गई थी। माँ खटिया पर बैठकर सोच रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। जंगल में ना गया हो तो अच्छा है। इतनी रात को कहाँ ढूंढने जाऊं मैं इसे। इतने में नमन घर के अंदर आया और माँ के बगल में बैठ गया। कितनी देर लगा दी आने में। मैं तो परेशान हो गई थी। अब मैं आ गया हूं ना, चलो हम खाना खाते हैं। माँ उठकर खाना परोसने लगी और अचानक नमन का शरीर डायन के रूप में बदल गया। उस डायन को देखकर माँ डर गई और भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई क्योंकि बाहर उस बरगद के पेड़ ने पूरे झोपड़े को घेर रखा था। एक टहनी ने माँ को उठाया और चुड़ैल के सामने ले गई। मेरा नमन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है मेरा नमन? अभी पता चल जाएगा। डायन ने अपना मुंह खोला और टहनी ने माँ को मुंह में फेंका। डायन माँ को निगल गई और हड्डियां वापस बाहर थूक दी। डायन पेड़ में चली गई और वो पेड़ जमीन में धंसकर गायब हो गया। पहाड़ के पीछे से सूरज उगने लगा था। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ की हड्डियों पर गिरी, हड्डियां जलने लगी। गांव के बीचों बीच महेश्वर का बहुत बड़ा घर था।
खानदानी अमीर होने के कारण घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उस बड़े से घर में महेश्वर और उसका एक नौकर, यही दोनों रहते थे। इसलिए वो पैसों को दान कर देता। गांव के लोग उसे बहुत मानते और उसकी इज्जत भी करते। दिन भर लोगों का आना जाना होने के कारण उसका दिन काम और दान में निकल जाता था, पर रात को उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता। एक दिन महेश्वर ने नौकर को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, अरे सुनो, ये गांव के लोग दिन भर तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर रात को इन्हें क्या हो जाता है? कोई घर के आसपास से भी नहीं गुजरता, ऐसा क्यों? मालिक, ये सब उस सामने वाले पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। गांव के सभी लोग उस पेड़ से डरते हैं। भला क्यों? क्योंकि गांव वालों का यह कहना है कि रात के समय उस पेड़ पर एक चुड़ैल का सिर लटकता दिखाई देता है। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मालिक, ऐसा ही है। कुछ दिन पहले मैं गलती से रात को बाहर चला गया था और अचानक मेरी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर किसी के सिर की परछाई पड़ी है। मैं डर के मारे भागा और सीधा अंदर आ गया। अरे तुमने कुछ और देखा होगा डरपोक। नहीं मालिक। अरे चुप, जाओ यहां से। नौकर वहां से चुपचाप निकल गया। महेश्वर अपने कमरे की खिड़की से उस पेड़ को देखने लगा। नौकर की कहानी की वजह से आज उसे वो पेड़ थोड़ा अलग नजर आ रहा था। चुड़ैल का सच जानने के लिए उसने खुद उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। महेश्वर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। वो पीपल का पेड़ चांद की हल्की रोशनी में बिल्कुल शांत और डरावना दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के थोड़े नजदीक पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ साया सा दिखने लगा। वो थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। महेश्वर पेड़ के पास पहुंचा। उसे वो कटे हुए सिर की परछाई साफ दिखाई देने लगी। उसने परछाई को ध्यान से देखकर ऊपर पेड़ की तरफ देखा। पेड़ पर कुछ भी अलग ना दिखने के कारण वो डर के मारे सोच में पड़ गया। तभी अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और वो परछाई हिलने लगी। कुछ देर बाद चुड़ैल का डरावना सिर जमीन को चीरते हुए बाहर आने लगा। महेश्वर बुरी तरह से डर गया और घर की तरफ भागा। चुड़ैल के सिर ने महेश्वर का पीछा किया, पर पेड़ की परछाई के बाहर वो नहीं आ पाया। महेश्वर हांफते हुए घर के अंदर पहुंचा। नौकर महेश्वर को देखकर डर गया। अरे क्या हुआ मालिक? वो चुड़ैल का सिर मेरा पीछा कर रहा था। आप इतनी रात को बाहर गए ही क्यों थे? आपको कहा था ना मैंने। महेश्वर बेहोश हो गया। अगली सुबह महेश्वर उठकर खिड़की से उस पेड़ को घूरता रहा। इस चुड़ैल के सिर का कुछ करना पड़ेगा। इस पेड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये पेड़ ही ना रहा तो? हाँ, इस पेड़ को ही यहां से हटाना होगा, तभी वो चुड़ैल यहां से जाएगी। महेश्वर ने गांव वालों की मदद से उस पेड़ को वहां से हटा दिया। पूरा गांव महेश्वर की जय जयकार करने लगा, उसे दुआएं देने लगा। अरे महेश्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उस चुड़ैल को जड़ से मिटा दिया। सही कहा, इस चुड़ैल ने हमारा रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। साहब, आप हमारे लिए और इस गांव के लिए भगवान हैं।
अब आप सब लोग आराम से रात को घूम सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। महेश्वर भी अपने घर चला गया। रात हो गई। चांद की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर थी। महेश्वर अपनी खिड़की से उस पेड़ वाली जगह को देख रहा था। तभी नौकर आके बोला, मालिक, आपको कुछ चाहिए? नहीं, जाओ, सो जाओ तुम। नौकर वहां से चला जाता है। महेश्वर बड़ी खुशी से सोने चला गया। आधी रात हो गई। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक महेश्वर के कमरे की खिड़की खुली। महेश्वर खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। तभी बाहर से चुड़ैल का सिर कमरे के अंदर आया। महेश्वर बहुत डर गया। महेश्वर डर के मारे बेड पर चढ़ गया। चुड़ैल का सिर जोरों जोरों से हंसने लगा और उसके ऊपर घूमने लगा। महेश्वर रोते हुए चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। चुड़ैल का सिर खिड़की से बाहर आकर घर के ऊपर चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते बड़ा होने लगा। वो सिर अब और भी भयानक होने लगा। चुड़ैल का सिर एक जगह रुका और आंखों से लाल रोशनी निकालकर उस घर को आग लगा दी। अंदर से महेश्वर और उसके नौकर की चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। वो सुनकर चुड़ैल और जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। कुछ देर बाद उस मलबे में से एक पीपल का पेड़ उगने लगा। पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाने के बाद उस चुड़ैल का सिर उस पेड़ के अंदर गायब हो गया। कहते हैं कि उस चुड़ैल की वजह से गांव के लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया, जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है
और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें
खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से 2 नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता।